हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम लोग प्री मिडवल के एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी के ऊपर, साउथ की जो कि एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे और उसका नाम है चोला डायनेस्टी, चोल वंश। ठीक है, ये चोल वंश हम लोग पूर्व मध्यकाल वाले चोल वंश का जब उदय हुआ था, पूर्व मध्यकाल में जब चोल वंश का उदय हुआ था उसके ऊपर बात करेंगे। जो संगम वंश में एक बार चोल वंश का सबसे पहली बार जब उल्लेख हो आएगा तो वो संगम वंश में आएगा, जहाँ पे 3 वंशों का नाम आएगा। वह है चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, इसको हम लोग इसको दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे, संगम एज के जरिए देखेंगे। और आज जो ये चोल वंश हम लोग पढ़ेंगे, जब दूसरी बार चोल वंश का उदय होता है विजयालय द्वारा, तो इस चोल वंश को, जो पूर्व मध्यकाल की बात है 600 से 1200, जो पूर्व मध्यकाल का टाइम पीरियड है 700 या 600, ठीक है, तो उसमें जो चोल वंश का विजयालय द्वारा स्थापित किया गया था साउथ में, उसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आप चोल वंश को काफी अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग चोल साम्राज्य के शासकों के बारे में समझेंगे, क्योंकि इसको जो फैमिली ट्री है इसकी एक तरह से कह ले, उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। तो आगे फैमिली ट्री समझिए, कौन कौन से इसमें रूलर हुए थे। बहुत सारे रूलर हैं और एक ही नेम से है, तो आपको दिक्कत होगी। तो सबसे आगे समझते हैं कौन कौन इसमें शासक थे, ठीक, क्योंकि क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए आ जाता है। तो पहला जो चोल रूलर था वो विजयालय था। कौन था? विजयालय, जिसने चोल वंश की स्थापना की थी। जिसने चोल वंश की स्थापना की थी वो विजयालय था, और इसने तंजौर पे कब्जा करके तो जो है कि चोल वंश की स्थापना की थी। दूसरा आपका आदित्य प्रथम है। तीसरा आपका परांतक प्रथम। फिर उसके बाद गंडरादित्य शासक बनता है। फिर उसके बाद परांतक द्वितीय बनता है, जिसे सुंदर चोल भी कहते हैं। सुंदर चोल की उपाधि धारण किया था। उसके बाद राजा राज प्रथम, जो कि महत्वपूर्ण शासक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चोल वंश का शासक, ठीक है। ये बुद्ध जो है कि चूड़ामणि विहार इससे संबंधित है। उसके बाद इसका पुत्र बनता है राजेंद्र चोल। और राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो है कि चोल काल के काफी समृद्ध करते हैं, काफी विस्तार करते हैं, और चोल काल के महान शासकों में से एक है। तो इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। छठे और सातवें नंबर के जो शासक हैं, यानी कि पिता पुत्र की जोड़ी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने चोल झील का निर्माण कराया है, ठीक। उसके बाद बनेगा आपका राजा धीराज प्रथम। उसके बाद राजेंद्र देव द्वितीय और वीर राजेंद्र। और ये जो वीर राजेंद्र है उसके बाद बनेगा अधिराजेंद्र, ठीक है। और ये विजयालय ने जो चोल वंश स्थापना किया था उसका अंतिम शासक था, ठीक है। याद रखिए, विजयालय ने जो चोल वंश स्थापित किया था उसका अंतिम शासक अधिराजेंद्र था, ठीक। उसके बाद अब देखेंगे अगला जो शासक बनेगा वो चोल और चालुक्य दोनों का वंशज होता है, ठीक है। वो चोल और चालुक्य दोनों का वंशज होता है। तो ये है, देखेंगे ये मधुरांतिका प्लस कुलोत्तिंग प्रथम, ठीक है। याद रखिएगा, मधुरांतिका से विवाह हुआ था कुलोत्तिंग प्रथम का, इसलिए चोल और चालुक्य दोनों वंशज का कहलाता है, ठीक है। ये देखेंगे अधिराजेंद्र आपको हमने बताया, विक्रम चोल कुलोत्तिंग द्वितीय। इसके बाद आपका कुलोत्तिंग प्रथम बनेगा। इसके बाद देखिए अब बनता है शासक, कौन बनता है? तो यहाँ पे विक्रम चोल कुलोत्तिंग द्वितीय बनेगा, राजा राज द्वितीय बनेगा, राजा धीराज द्वितीय बनेगा, फिर कुलोत्तिंग तृतीय बनेगा, राजा राज तृतीय बनेगा, और लास्ट जो शासक है वो राजेंद्र तृतीय है, ठीक है। लास्ट शासक राजेंद्र तृतीय है। तो इतने सारे जो है कि शासक बनते हैं चोल डायनेस्टी में। और सबसे पहला विजयालय, सबसे अंतिम अगर विजयालय द्वारा स्थापित किया बताए तो अधिराजेंद्र, और पूरा टोटल में बात करें तो राजेंद्र तृतीय। तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि पहले विजयालय, फिर आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, गंडरादित्य, परांतक द्वितीय, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजा धीराज प्रथम, राजेंद्र देव द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र। उसके बाद बनेगा कुलोत्तिंग प्रथम। उसके बाद देखेंगे कुलोत्तिंग प्रथम के बाद कौन बनेगा, या फिर देखें तो विक्रम चोल, कुलोत्तिंग द्वितीय, राजा राज द्वितीय, अधिराज द्वितीय, कुलोत्तिंग तृतीय, राजा राज तृतीय और राजेंद्र तृतीय, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका हमें जो उल्लेख मिलता है, या फिर इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है, इसके सोर्सेस कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो पहला तो मेगस्थनीज के इंडिका, ठीक है, जो है कि देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया था सेल्यूकस का मेगस्थनीज, ठीक है, इसकी बात हो रही है। इसने जो अपना ग्रंथ लिखा है इंडिका, जो अभी अवेलेबल नहीं है, तो मेगस्थनीज के इंडिका और अशोक मौर्य सम्राट का महान शासक अशोक के जो अभिलेख है उसमें चोलों का उल्लेख है, ठीक है। चोलों का उल्लेख, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, PYQ है आपका, ठीक है।
तो हमने आपको बताया कि मेगास्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेखों में हमें चोलों का उल्लेख देखने को मिलता है। पहला सोर्सेज तो हमें यहीं से मिल जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये जो चोल वंश थे वो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चोल वंश कहाँ पे, साउथ में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर शासन किए। तो आपको बताइए साउथ के थे और प्री मिडवल में यानी कि पूर्व मध्यकाल में फिर से इनका उदय होता है। 9 से 12वीं शताब्दी तक ये शासन करते हैं। ठीक है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पुनः चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान हुआ और विजयालय जो है कि इसकी स्थापना करता है। इस समय देखेंगे कौन कौन दक्षिण भारत में था। तो इस समय तक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और पांडवों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होता है और इसी संघर्ष का फायदा उठाकर देखेंगे इनमें जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष का फायदा उठाकर जो है कि विजयालय चोल वंश की स्थापना करता है और तंजौर पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तंजौर पे कब्जा करता है, इसे अपनी राजधानी बनाता है और यहीं पे विजयालय विजयालय ठीक है, विजयालय चोल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, स्थापना। चोलों का प्रारंभिक इतिहास आपको हमने बताया संगम युग से प्रारंभ होता है। ठीक है, जो इन लोगों का शुरू का हिस्ट्री वो संगम से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको हमने बताया किसने की थी इसकी स्थापना, तो इसको रट जाइए बिल्कुल। किसने स्थापना की थी? विजयालय ने। जो किसके सामंत थे? पल्लवों का सामंत था। किसका सामंत था? याद रखिएगा, जो पूर्व मध्यकाल के चोल हैं वो किसके सामंत थे? तो पल्लवों के अधीन थे, सामंत थे, ये कह देंगे। ठीक, विजयालय को क्या कहते हैं? चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। देखिए दूसरी बार ये जो चोल वंश का स्थापना होता है संगम के बाद, तो द्वितीय संस्थापक कहते हैं विजयालय को। ठीक है, याद रखिएगा। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर या फिर तंजावुर, ठीक है, जब इन सब में राष्ट्रकूटों में, पांडवों में, पल्लवों में संघर्ष होता है, इसका फायदा उठाकर क्या करता है कि पांड्य शासकों से तंजौर या फिर तंजावुर को छीनकर उरेयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राज्य की राजधानी बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो राजधानी होती है, उरेयूर और तंजौर। तो इसके स्थान पे तंजौर को राजधानी बनाता है विजयालय। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किससे छीना था, तो पांड्य शासकों से छीना था। ठीक है, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन था? आदित्य प्रथम। ठीक, इसके बाद ये शासक बनता है और 871 से 907 ईस्वी तक ये चोल सिंहासन पर शासन करता है। ठीक, ये जो है कि उपाधि धारण करता है कोदंड राय। कौन सी उपाधि? कोदंड राय की उपाधि धारण करता है आदित्य प्रथम। तो पहला शासक विजयालय और उसके बाद उसका पुत्र बनता है आदित्य प्रथम। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम शासक बनता है। नेक्स्ट जो रूलर होता है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, वो आपका है परांतक प्रथम। ठीक है, परांतक प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 907 से 955 है। ठीक है, जब आदित्य प्रथम की मृत्यु होती है तो फिर इसका पुत्र राजगद्दी पे बैठता है, जैसा कि होता है हर जो है कि राज्य में। ठीक, इसने कौन सी उपाधि धारण की? मदुरै कोंड। मदुरै क्या थी? पांड्यों की राजधानी थी, याद है ना आप लोग को? मदुरै पांड्यों की राजधानी थी और इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक, और इसके टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है वो है तकुल्लम का युद्ध। इसको बिल्कुल एकदम आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी इसको याद कर लीजिए। ठीक, किसके बीच में हुआ था तकुल्लम का युद्ध? तो ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड, ठीक है, तकोल्लम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के मध्य हुआ था, जिसमें चोल राजा पराजित हुआ था। जिसमें क्या करेंगे? परांतक प्रथम पराजित हो गया था तकोल्लम के युद्ध में। ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तकोल्लम का युद्ध। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में हुआ था। परांतक प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकार वेंकट माधव का निवास था। याद रखिएगा, ऋग्वेद जो कि प्राचीन वेदों में से एक है, इसका टीकाकार वेंकट माधव किसके दरबार से संबंधित था? तो चोल शासक परांतक प्रथम। सबसे समृद्ध चोल शासक राजा राज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था, जिसने चोल राज्य जो साम्राज्य को काफी विस्तार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चोल शासकों के ऊपर, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में रखते हैं हम लोग, और इसको बिल्कुल ध्यान से रखेंगे और साथ में आप लोग नोट्स बनाते भी चलिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम रिविजन करने में काफी अच्छा हो। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी टाइमलाइन देखते हैं। तो क्या इनका टाइमलाइन? 1985 टू 1014। ठीक है, यानी कि 985 ईस्वी से 1014। ठीक है, राजा राज प्रथम का 985 से 1014 का शासनकाल था। ठीक, राजा राज प्रथम को अपने पिता के जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया गया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि चोल मतलब कि चोलों में जीवन काल में ही जो है कि युवराज नियुक्त कर दिया जाता था, ऐसी प्रथा भी थी। ठीक, इसका वास्तविक नाम अरमोली वर्मन। इसको याद कर लीजिए, ये आपका पीवाईक्यू है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसका नाम अरमोली वर्मन था? ठीक है, तो राजा राज प्रथम। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम यानी दादाजी से लौह व रक्त की नीति,
ठीक है। लौ और रक्त की नीति और कहाँ बिस्मार्क की भी है और किसकी है, बलबन की भी है, ठीक। उसने अपने पितामह परांतक प्रथम की लौ व रक्त की नीति का पालन करते हुए राजा राज की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक। लौ और रक्त याद रखिएगा, इसमें परांतक प्रथम से है। इसने अपने शासन काल में काडलूर, ठीक है, साल्के, कलमरूद की उपाधि धारण की, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण की, काडलूर, साल्के मरूद की उपाधि धारण की थी राजा राज प्रथम ने, और अपने जो है कि पितामह को भी काफी फॉलो किया था। इसने त्रिवेंद्रम के चेरों की नौसेना को ध्वस्त कर दिया था, और ये पहला मतलब सॉरी चोल शासक था जिसने नौसेना स्थापित की थी। क्या की थी, नौसेना स्थापित करने वाला पहला शासक, स्थापित किया इसी राजा राज प्रथम ने। किसके, चेरों की नौसेना को ध्वस्त कर दिया था त्रिवेंद्रम के। इसने मदुरै पे भी आक्रमण किया, पांड्यों की राजधानी, और पांड्य राजा को बंदी बना लिया था। राजा राज प्रथम पहला शासक था जिसने श्रीलंका पे आक्रमण किया और उसकी उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। PYQ है, याद रखिएगा, पूछता है कि किस चोल शासक ने सबसे पहले श्रीलंका पे आक्रमण किया, या फिर उत्तरी श्रीलंका को जीतने वाला, उत्तरी मतलब कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतने वाला कौन सा शासक था, तो राजा राज प्रथम था। वही इसका जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, ये संपूर्ण श्रीलंका को जीतता है, संपूर्ण श्रीलंका को जीतता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में है, ठीक। राजा राज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलन रुआ को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जयनाथ मंगलम रखा, ठीक है। अनुराधापुर के स्थान पे पोलन रुआ को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम जयनाथ मंगलम रखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे राजा राज ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की, और ये शैव धर्म के अनुयायी थे, याद रखिएगा, शैव धर्म को मानते थे। राजा राज के नौसैनिक पराक्रम का एक अच्छा उदाहरण मालदीव की विजय है, ठीक है। कहा जाता है कि इसने 1200 द्वीपों को जीता था, 1200 द्वीपों को विजय किया था, सामुद्रिक विजय किया था, ऐसा चोल शासक था कलिंग के साथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर जो आप देखेंगे, तंजौर में इसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, तंजौर, आप इसको देख सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इस फिगर को देखिए, एक बार और बृहदेश्वर मंदिर का जिक्र आएगा तो उसको भी देख लीजिए। इस फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये मंदिर, इस मंदिर की बनावट से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये है तंजौर में, तंजौर में कौन बनवाया था, राजा राज प्रथम, ठीक है, राजा राज प्रथम, इसको देख लीजिए, फिर दूसरी तंजौर पे भी बात करेंगे। बृहदेश्वर मंदिर प्रारंभिक समय में इसका नाम राजराजेश्वर शैव मंदिर था। इसके दो नाम से जाने जाते हैं, बृहदेश्वर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, या फिर राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है, जिसने बनवाया था उसके नाम पे भी इसको जाना जाता है, और ये शैव मंदिर था। इसके पश्चात इसका नामकरण बृहदेश्वर मंदिर किया गया। तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह किससे बना है, ग्रेनाइट, ये भी याद रखिए, किससे बना है, ग्रेनाइट, ये भी पूछता है, PYQ है आपका, ये भी आपका PYQ है, ठीक है। ग्रेनाइट से बना हुआ था। चोल वंश के राजा राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक। ये उनके शासनकाल का सबसे अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छी इसकी बनावट और बहुत सारी इस पे लेख भी किए गए, रिसर्च किए गए इस मंदिर पे। बहुत एक स्थापत्य कला का बहुत अच्छा नमूना है चोल काल का। राजा राज प्रथम के शासनकाल यानी कि 1010 ईस्वी में यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था, ठीक। और इसको यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को में विश्व धरोहर अब घोषित कर दिया गया, विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलिए अब इसके पुत्र के ऊपर बात करते हैं, जो है राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजेंद्र प्रथम जिसका टाइम पीरियड 1014 से 44 ईस्वी है, ठीक है। राजेंद्र प्रथम नेपाल और चेर राज्यों को पूर्णतः पराभूत कर अपने धान में मिलाया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय विजय भी चोलों के काल में देखने को मिलती है। उसके बाद देखेंगे श्रीलंका की विजय को परिणित यानी पूरे श्रीलंका को विजित करते पहुंचते हुए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट व राज चिन्ह को अपने अधिकार में कर लिया, यानी कि श्रीलंका को पूरी तरह से अपने अधीन करने का जो श्रेय है, यानी कि राजा रानी उनके मुकुट राज चिन्ह सब चीज पे अधिकार कर लिया था, वो है राजेंद्र प्रथम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर उत्तरी भाग को सिर्फ बात आएगी श्रीलंका की, वो इसके पिता है राजा राज प्रथम, वही पूर्ण श्रीलंका को बोले तो वो राजेंद्र प्रथम है, ठीक है। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते से बंगाल पर किया गया आक्रमण था। ये भी एक महत्वपूर्ण अभियान है राजेंद्र प्रथम के काल में। इस विजय की स्मृति में देखेंगे, हम आपको जो बता रहे थे, इसने एक उपाधि धारण की थी और मंदिर का निर्माण कराया था, जो उसने बंगाल पर किया गया आक्रमण था कलिंग के रास्ते से, वो था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोट बोल यानी कि गंगा के बोल विजेता, ठीक है, गंगा के बोल विजेता यानी
यानी कि गंगा के किनारे के राज्यों को जीतने के उपलक्ष्य में इसने गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना की थी, ठीक है, विजेता नगर की स्थापना की थी और यहाँ पे मंदिर भी बनवाया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने वीर राजेंद्र, मुडीगोड चोल आदि उपाधियां भी धारण की थी, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने मुडीगोड चोल। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कावेरी के मुहाने पे नई राजधानी बसाई थी। पहला तंजावुर था और इसने कावेरी के मुहाने पे नई राजधानी बसाई और उसका नाम रखा था गंगई कोंड चोलपुरम। ये इसकी नई राजधानी थी, क्या नाम था? गंगई कोंड चोलपुरम, यानी कि गंगा के चोल विजेता का नगर, यानी कि गंगा के क्षेत्र को विजय करने वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे इसने एक मंदिर बनवाया था जिसे गंगई कोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इस मंदिर को देख लीजिए, इसकी बनावट बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखेंगे, इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस मंदिर के सबसे आगे एक बड़ी सी आपको मूर्ति देखने की मिलेगी, नंदी की मूर्ति, जो बहुत बार पूछता है कि नंदी, बड़ी नंदी की मूर्ति कहाँ देखने को मिलती है, तो वो हमें यहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए, एकदम अच्छे से देख लीजिए, पूछता है, ठीक है। चलिए, ये आपका जो गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है वहां पे है। चलिए, तो जो नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है वो यहीं पे देखने को मिलती है, पहली लेपाक्षी मंदिर में देखने को मिलती है, पहली लेपाक्षी मंदिर में है, और दूसरी जो नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है वो गंगई कोंडचोलपुरम की बृहदेश्वर मंदिर में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो जो है कि राजधानी, देखिए इसकी स्थापत्य कितनी अच्छी लग रही है, तो आप इसको बिल्कुल देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य पर फिर से शक्तिशाली हो गया था। देखिए, जो श्री विजय श्रीलंका का साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो गया, और भी बहुत सारी चीज। अब उसमें मलय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, जो साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र थे, जावा और आसपास के द्वीप शामिल थे। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। एक तरह से देखेंगे, जो शैलेंद्र राजवंश का शासन था वो चोलों के समकालीन ही था, और शैलेंद्र शासक बौद्ध थे तथा चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। ये भी जिक्र आता है कि चोलों के साथ किसका मधुर संबंध था, किस साउथ ईस्ट एशिया के शासक का, तो शैलेंद्र राजवंश के शासक थे। शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था तथा इसके अनुरोध पर राजेंद्र प्रथम ने इस विहार के लिए एक गांव दिया था। ये भी पूछता है, ठीक है, किसके कहने पे एक गांव दिया था, तो शैलेंद्र शासक, ठीक है, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अभियान कलिंग व बंगाल का विजय था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कलिंग व बंगाल का विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय है राजेंद्र प्रथम का। चलिए अगले रूलर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है राजा धीराज प्रथम, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1044 से 1052 है, ठीक है। राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र बनता है और इसने जो है कि अपना राज्याभिषेक विजय राजेंद्र की उपाधि ग्रहण की, राज्याभिषेक करवाया, विजय राजेंद्र की इसने उपाधि ग्रहण की थी। इससे इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये इसके बारे में देखिए, इसके टाइम पीरियड में कोप्पम का युद्ध हुआ था, ठीक है, कोप्पम का युद्ध, राजा धीराज प्रथम, ठीक है, कोप्पम, कोप्पम का युद्ध, ठीक है, याद रखिए 1052 में कल्याणी के चालुक्य तथा सोमेश्वर प्रथम के बीच में, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम के साथ राजा धीराज इसमें मारा गया था। इसी युद्ध में, कोपम के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इसी के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी 1052 ईस्वी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद बनता है राजेंद्र द्वितीय, जो 1052 से 1064 ईस्वी है, और राजा धीराज की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है और ये राजकेसरी की उपाधि धारण करता है। चोल शासकों में चीन में अनेक राजदूत मंडल भेजे गए, इसने भी भेजे थे। चोल राज्य का 70 व्यापारियों वाला एक दूत मंडल 1017 ईस्वी में चीन पहुंचा था, ठीक, 70 व्यापारियों का एक दूत मंडल। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1077 ईस्वी में चीन भेजा गया था, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। राजेंद्र द्वितीय, चलिए आगे देखते हैं। उत्तरी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे संघर्ष भी होता था। वेंगी रायलसीमा थी, तुंगभद्रा दोआब और उत्तर पश्चिम कर्नाटक में गंग देश पे प्रभुत्व स्थापित करना चोलों और उत्तरी चालुक्य के बीच संघर्ष का कारण था। यानी कि देखिए, जो दोआब क्षेत्र था उसके बीच, उसके लिए काफी संघर्ष होता रहता था, चोल और चालुक्यों के बीच में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आपको हमने बताया कि चालुक्य तुंग और तुंगभद्रा, ठीक है, तुंग और भद्रा नदियों के संगम
कुंड संगमम यानी कुंडली में राजेंद्र द्वितीय द्वारा बुरी तरह से पराजित हुए थे। राजेंद्र द्वितीय ने इसको चालुक्यों को बहुत बुरी तरह से पराजित किए और इस युद्ध के बाद राजेंद्र द्वितीय की पुत्री मधुरांतिका का विवाह पूर्वी चालुक्य युवराज राजेंद्र के साथ हुआ था। ठीक है, पूर्वी चालुक्य युवराज राजेंद्र के साथ हुआ और राजेंद्र द्वितीय के बाद कौन शासक बनता है? वीर राजेंद्र 1064-1068 ईस्वी में। ठीक है, 1066 ईस्वी में इसने कुंड संगम युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया था वीर राजेंद्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर राजेंद्र ने विजय बाहु के दमन के लिए श्रीलंका में सेना भेजी, किंतु विजय बाहु का पूर्णतः दमन नहीं किया जा सका था। वीर राजेंद्र के टाइम पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो उसके बाद देखेंगे चोल नरेश वीर राजेंद्र ने चालुक्य विक्रमादित्य खष्ट के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराया था और कुछ वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने अपने राज्य में शांति बनाने का प्रयास किया था। ठीक, इसके बाद देखेंगे अधिराजेंद्र 1069 ईस्वी में शासक बनता है, जो कि वीर राजेंद्र का पुत्र होता है और कहा जाता है कि विजयालय ने जो चोल वंश स्थापित किया था उसका ये अंतिम शासक होता है। क्या होता है? अंतिम शासक होता है। ठीक, इसे जन विद्रोह का सामना करना पड़ा और जन विद्रोह ने अधिराजेंद्र की हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट है कि किसकी हत्या कुद्रभीर ने कर दी थी, तो वह अधिराजेंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुद्रभीर में मारा गया था 1070 ईस्वी में। कब मारा गया? 1017 में जन विद्रोह के कारण ये मारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। वही राजा धीराज जो है कि प्रथम देखेंगे जो है कि युद्ध मैदान में जो है कि हाथी की पीठ पे इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले शासक की ओर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा अनंत वर्मन था। वह कलिंग के गंग राजकुल का नरेश था और उसने 1077 से 1147 तक शासन किया। लगभग 70 वर्ष इसने शासन किया और यही जो है कि पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अधिराजेंद्र की मृत्यु के साथ ही विजयादित्य द्वारा स्थापित चोल वंश जो है कि समाप्त हो जाता है। विजयादित्य या फिर विजयालय कह लें। ठीक, यहाँ पे विजयालय होगा। अधिराजेंद्र के बाद देखेंगे पूर्वी वेंगी चालुक्य वंशी राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, चोल सम्राट बनता है और इसके बाद देखेंगे अधिराजेंद्र के बाद जो चोल इतिहास है उसको परिवर्तित चोल चालुक्य वंशी इतिहास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अधिराजेंद्र के बाद जो शासक बनेगा कुलोत्तुंग प्रथम, उसको कहेंगे चोल चालुक्य वंश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चोल चालुक्य वंश। ठीक है, तो चोल चालुक्य पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय या फिर कुलोत्तुंग प्रथम जो कि 1070 से 1120 तक शासन करता है। राजा राज प्रथम का क्या होता है? प्रदोहित्र था। ठीक है, क्या था? प्रदोहित्र था। उसकी माता चोल नरेश राजेंद्र प्रथम की पुत्री थी और जिसका विवाह वेंगी नरेश विक्रमादित्य के साथ हुआ था, इसलिए ये दो वंशों का शासक हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे चोल चालुक्य वंश कहते हैं। पिता, इसकी माता क्या थी? चोल नरेश जो है कि राजेंद्र प्रथम की पुत्री थी और इसके पिता वेंगी नरेश विक्रमादित्य के साथ हुआ था। यानी कि एक तरह से देखेंगे पिता चालुक्य थे और माता क्या थी? चोल थी, इसलिए इसे चोल चालुक्य वंशज कहते हैं। ठीक, कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका में विजय बाहु ने तमिल शासकों की छत्रछाया से मुक्त होने की फिर से चेष्टा की और उसे सफलता मिली। ठीक है, जहाँ पे देखेंगे जो श्रीलंका का कब्जा किया था राजेंद्र प्रथम और राजा राज ने, यहाँ पे हमें फिर से देखने को मिलता है। चोल राजा ने 1070 ईस्वी में 72 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा तथा वहां से उपहार के रूप में तांबे के सिक्कों की 81,800 मालाएं प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चोल शासक ने 72 व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल भेजा था, तो वो है कुलोत्तुंग प्रथम। कौन है? कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, ये पहला शासक था। राजा राज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ऐसे पहले शासक हैं जिन्होंने भूमि की माप करवाई और राजस्व को निर्धारण किया था। वही अलाउद्दीन खिलजी भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखें, चीन गया दूत मंडल एक व्यापारिक शिष्ट मंडल था जिसे तमिल व्यापार के लिए चीन में विशेष रूप से रियायत प्राप्त करना था। यानी कि चीन में व्यापार करने के लिए जो है कि परमिशन प्राप्त करने के लिए इसने दूत मंडल भेजा था और ये कुलोत्तुंग प्रथम के टाइम पीरियड में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक उपलब्धि की या फिर प्रयास करने को कहा जाएगा। ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य खष्ट ने किया। ठीक है, पश्चिमी चालुक्यों के चोलों का विरोध किसने किया? विक्रमादित्य खष्ट ने किया। और कुलोत्तुंग प्रथम को परंपरागत कथाओं तथा अभिलेखों में क्या कहा गया? शुंगमति वर्मन, यानी कि मार्ग शुल्क को उठा देने वाला फिर हटा देने वाला। यहाँ पे हटा देने वाला होगा। ठीक, यानी कि कोई भी जो है कि कर नहीं लिया, इसको जो है कि शुंगमति वर्मन, ये आपका PYQ है, बहुत बार पूछता है कि कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने मार्ग शुल्क हटा दिया था या फिर शुंगमति वर्मन की उपाधि धारण किया था, तो वो कुलोत्तुंग प्रथम है। ठीक, इसकी अन्य उपाधि कुलशेखर, विधराज, भयंकर आदि थी। ठीक है, कुलोत्तुंग के भारत एवं चीन के सामुद्रिक मार्ग के मध्य स्थित कम्बु देश के शक्तिशाली खमेर शासक से भी मित्रतापूर्ण संबंध है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध भी देखेंगे तो चोलों में काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और कुलोत्तुंग के समय भी ये संबंध अच्छे बने रहे।
ठीक है। उसके बाद देखें, कुलोत्तुंग के बाद शासक बनता है विक्रम चोल, जो कि 1122 से 1135 तक शासक हुआ और इसने अकलंक एवं त्याग समुद्र की उपाधि धारण की। ठीक है, अकलंग और त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल धारण करता है। इसके बाद इसका पुत्र कुलोत्तुंग द्वितीय शासक बनता है। 1135 से 150 तक ये राज सिंहासन पर बैठा रहता है और शासन करता है। और इसका औपचारिक जो है कि राज्याभिषेक कब होता है, 1133 में हुआ होता है। ठीक, कुलोत्तुंग द्वितीय ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए चिदम्बरम के मंदिर के विस्तार और जीर्णोद्धार के कार्य को जारी रखा और इसी के काम के सिले में उसने नटराज के आंगन से गोविंदराज की मूर्ति को उठाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसने जो है कि गोविंदराज की मूर्ति को उठवा कर समुद्र में फेंकवा दिया था, तो कुलोत्तुंग द्वितीय है। इसका विजयनगर साम्राज्य में भी हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है, तो चिदम्बरम मंदिर से हटा दिया था। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, और नटराज का जो प्रथम शिव का जो नटराज रूप है वो चोल काल में ही हमें देखने को मिलता है और ये कुलोत्तुंग द्वितीय और उसके पिता के ऊपर हमें सॉरी विक्रम चोल और कुलोत्तुंग द्वितीय के समय इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि इस मूर्ति को जो रामानुजाचार्य थे, जो देखेंगे चोलों से काफी रुष्ट हो जाते हैं, अपमान के बाद वो होयसल चले जाते हैं, तो वही रामानुजाचार्य जिन्होंने साउथ से दक्षिण में दक्षिण से उत्तर में जो है कि भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था, ये क्या करते हैं कि मूर्ति को रामानुज ने फिर से खोज के निकाला और उसे तिरुपति के मंदिर में स्थापित किया था। गोविंदराज की मूर्ति को कहाँ स्थापित किया था, तिरुपति में। और ये पूछता है कि किसने स्थापित किया था, किसने निकलवाया था। ठीक, काफी समय बाद विजयनगर के रामराज ने इसे पुनः अपने पूर्व स्थान पर स्थापित किया था। जो विजयनगर का शासक था रामराज, इसे पुनः जो है कि चिदम्बरम मंदिर में स्थापित करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था किसने इसे पुनः उसके सही स्थान पे रखा था, तो वो रामराज था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे, कुलोत्तुंग द्वितीय ने पेरिय पुराणम के लेखक सेक्लियार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, पेरिय पुराणम के लेखक कौन है, सेक्लियार को संरक्षण प्रदान किया था और किसके दरबार से थे, कुलोत्तुंग द्वितीय। याद रखिएगा। इसके बाद कुलोत्तुंग तृतीय शासक बनता है, जो कि 1182 से 1217 तक शासक रहता है और ये चोल वंश का अंतिम महान सम्राट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चोल वंश का अंतिम महान शासक कौन है, तो वो है आपका कुलोत्तुंग तृतीय। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसका शासनकाल चोल गृह निर्माण, विद्या, कला तथा इतिहास के लिए अंतिम युग था। संभवतः कंबन द्वारा तमिल रामायण की रचना कुलोत्तुंग तृतीय के समय हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंबन ने जो तमिल रामायण की रचना की है किसके समय में हुई, कुलोत्तुंग तृतीय के समय। बहुत बार पूछता है। ठीक है, फिर चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, तो राजेंद्र तृतीय। अंतिम याद करिए, राजेंद्र तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे पांड्य शासक सुंदर पांड्य ने अपना सामंत बना लिया और 1279 ईस्वी में देखेंगे कुलशेखर पांड्य ने चोल सत्ता का अंत करता है, इसे पांड्य राज्य में मिला दिया जाता है। इस तरह से देखेंगे चोल राज्य का फिर से एक बार हमेशा के लिए पतन हो जाता है और ये हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय होता है। तो इस तरह से हमने चोल राज के जितने भी शासक थे उनके बारे में हमने देखा, जिसमें देखेंगे एक विजयालय हो जाएगा, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, गंडरादित्य, परांतक द्वितीय, इतने सारे जो चोल शासक है, विजयालय से लेकर कुलोत्तुंग प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम से लेकर राजेंद्र तृतीय के बारे में हमने देखा। इससे जितने भी जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसे जानने की कोशिश की और जो भी फैक्ट छूट गए होंगे तो उसको हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से, PYQ सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, लाइव सेशन में जुड़ना नहीं भूलिए और ऐसे ही चैनल को लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।